हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्ला ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। यूँ तो हम समेत बहुत से लोगों को पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये बात ज़बान ज़द आम है कि यहाँ जो केसेस हैं वो इतना वक्त ले लेते हैं कि जब इंसाफ मिलता भी है तो शायद उस वक्त तक उसकी ज़रूरत बाकी नहीं रहती। मगर कभी कभी एक ऐसे फ़ैसले आते हैं जिनसे उम्मीद बनती है। आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के एक फ़ैसले का, जिसका ताल्लुक़ एक नौजवान से है जो बसारत से महरूम है। उन्होंने NTS का एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद उन्होंने क्वालिफ़ाई कर लिया टीचर की जॉब के लिए। मगर पंजाब के महकमा तालीम ने 2016 में उनको कहा कि जी बेशक आपने टेस्ट पास कर लिया है, मगर क्योंकि आप बसारत से महरूम हैं और आप बच्चों के होमवर्क चेक नहीं कर सकते और ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख सकते, लिहाजा हम जो है आपको ये जॉब नहीं दे सकते। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने अपील फ़ाइल की। पहले एक सिंगल बेंच ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया तो पंजाब का जो महकमा तालीम है वो उसके ख़िलाफ़ अपील में चला गया। तो आज जो है लाहौर हाई कोर्ट ने एक डिटेल्ड फ़ैसला दिया है इस बारे में और मेरा दिल बहुत खुश है। और शायद ये एक लैंडमार्क फ़ैसला इसलिए भी हो सकता है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी जो कोटा है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए या फॉर दैट मैटर माइनॉरिटीज़ के लिए, उसमें बहुत सी पोस्टें खाली रह जाती हैं। इस फ़ैसले के नुकात की तरफ चलते हैं वसत साहब। हाँ, मैं जो है ये फ़ैसला जो पढ़ रहा था, एक तो 6 सफ़े का है, सबसे अच्छी बात है, पढ़े भी जा सकता है और बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत मेहनत से लिखा गया है और बेहतरीन ज़बान में लिखा गया है और उससे भी ज़्यादा बेहतरीन ज़बानें दी गई हैं। महकमा तालीम के साथ जो अदालत ने अखीर की है ना, मिसालें दे दे के जो एक भिगो के जो मारी हैं वो मैं कुछ पेश करना चाहता हूँ। ये जो है ना, इट्स ए मेलोडी टू माई ईयर्स। जस्टिस सोहेल नासिर उन्होंने लिखा कि हेलन केलर क़ुव्वत समाअत व बसारत से पैदाइशी तौर पर महरूम होने के बावजूद आलमी शोहरत याफ्ता मुक़र्रिर और मुसन्निफ़ा साबित हुई। उन्होंने 25 मुख्तलिफ मुअल्लिक़ का 100 बरस पहले दौरा किया और समाअत व बसारत से महरूम अफराद के कॉज के लिए ज़िंदगी वफ़ कर दी। उनकी खिदमात के बदले आला तरीन अमरीकी एजाज़ मेडल ऑफ फ्रीडम से उन्हें नवाजा गया। फिर जज साहब ने आगे जो है एक और भिगोया उठाया। तोफीरी केबुका युगंडन नजात सियाह फाम नॉर्वेजन एथलीट, जिन्होंने बसारत से महरूमी के बावजूद अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो 1968 में सर की। अमेजिंग। तीसरी मिसाल, मशहूर तुर्क मुसव्विर इशरफ अरमगान ने 35 बरस तक बसारत से महरूमी के बावजूद ऑयल पेंट का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन शाहकार तख्लीक किया और आर्ट पे मज़ामीन लिखे। वाह। यूसुफ सलीम भी बसारत से महरूम होने के बावजूद 2018 में पाकिस्तान के पहले सिविल जज बने। उन्होंने 2014 में पंजाब यूनिवर्सिटी के LLB प्रोग्राम में गोल्ड मेडल हासिल किया और अदालती इम्तिहान में 6500 उम्मीदवारों में अव्वल नंबर पे रहे। पांचवी मिसाल दी इस फैसले में सायमा सलीम, जो कि यूसुफ सलीम की बहन है जी। सायमा सलीम बहुत ही कम बसारत रखने के बावजूद सफारतकार बनी। इस वक्त वो जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के इदारे में बतौर मुस्तकिल मंदूब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि जिस्मानी कमी के हामिल अफराद के बारे में मुलाजमत देने वाला खुद ही फ़र्ज़ कर लेता है कि ये लोग पूरी तरह से अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकते, हालांकि हकीकत इसके बरक्स होती है। दूसरा मसला यह है कि मुलाजमत देने वाला खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी सहूलतों की तामीर के अखराजात से हिचकिचाता है और उसे यह भी खदशा होता है कि कुछ अफराद के लिए इतना खर्च करने के अवज़ इदारे को क्या फ़ायदा होगा। व्हाट अ क्रिएटिव जजमेंट, सोच समझ के लिखा है। हमारा आइन जिस्मानी और ज़हनी कमी बेशी से क़तई नज़र तमाम शहरियों को मसावी निगाह से देखता है। ज़ेरे नज़र मुकदमे के मुतासिरा फ़रीक ने न सिर्फ मुलाजमत के लिए तहरीरी इम्तिहान बल्कि इंटरव्यू में भी कामयाबी हासिल की, लिहाजा
फाजिल जज का इस नतीजे पे पहुंचना दुरुस्त है कि मुतल्लिका महकमा ज़रूरी तकनीकी और दीगर सहूलतें फ़राहम करे ताकि मुतासरा फ़रीक बतौर एजुकेटर कमा हक़्क़हू फ़राइज़ अंजाम दे और उसे माजूरी की बुनियाद पर किसी इम्तियाज़ का सामना ना करना पड़े। आखिर में अदालत ने एक और मिसाल दी। लुई ब्रेल जो एक हादसे के सबब 3 बरस की उम्र में बसारत से महरूम हुए थे, इन्हीं लुई ब्रेल ने बसारत से महरूम लोगों के लिए ब्रेल सिस्टम बनाया। अदालत ने सवाल उठाया कि 2021 की रियासत इस सिलसिले में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बसारत से महरूम अफराद को सहूलत फराहम करने से क्यों माजूर है। बिल्कुल। सो अपील डिस्कस, मतलब कवर्ड ऑल द बेसिस ना यार, और वो बेसिस जो आपके ज़हन में भी नहीं आते वो भी कवर कर। खूबसूरत और प्रोग्रेसिव फैसला है जो कि आगे जाएगा। हमारे साथ जी मोहम्मद कामरान मौजूद, जिन्होंने 7 साल इस मुकदमे के लिए अदालतों के चक्कर लगाए और हिम्मत नहीं हारी। कामरान, ये जो फैसला है, पहले तो ये बताइए कि ये जो टेस्ट आपने और इंटरव्यू पास किया था 2016 में, तब से कैसे ये आपको क्या क्या कहाँ एफर्ट करनी पड़ी? जी जी, असल में मेरे साथ एक कुछ हफ्ता पहले मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, तो मेरा सब कुछ चला गया था उसमें। इसका नाम क्या, जितना भी जमा पूंजी थी, वाली साहब की भी, ये वो वाली साहब की डेथ हो चुकी थी। फिर मैंने एफर्ट की कि मुझे कोई जॉब करनी चाहिए ताकि मैं कुछ इनकम अपने जनरेट कर सकूं। तो मैंने इधर इम्तिहान दिया, इम्तिहान क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया। जब मैं इनके पास गया तो इन लोगों ने कहा कि आप ब्लाइंड हैं। मैंने कहा जी। तो उन्होंने मेरी फाइल पर लिख दिया कि ब्लाइंडनेस फ्रॉम बोथ आइज हिंस रिजेक्टेड। तो फिर मैं कोर्ट चला गया, मुतसिब अदालत गया, उन्होंने मेरे हक में किया। फिर दोबारा हाई कोर्ट गया, उन्होंने मुझे कंसिडर किया कि किसी भी जॉब के लिए कंसिडर किया जाए। इन लोगों ने उसके लिए भी कंसिडर नहीं किया मुझे। फिर अदालत ने डिग्री किया मेरे हक में कि इसको एनी जॉब दी जाए, कोई भी, एज अ टीचर और नॉन टीचर। फिर इन्होंने स्टे ले लिया, स्टे लिया डबल बेंच में। तो डबल बेंच में अल्लाह का शुक्र है, इन लोगों ने इंसाफ किया, मेरे हक में फैसला दिया, जिससे सब लोगों को की तमाम ब्लाइंड लोगों को भी फायदा होगा। और मेरे दोस्तों बाप की इसमें बहुत कोशिश है, मुझे लेके जाते रहे, मैं अकेला भी जाता रहा। मैंने उन्हें यही कहा कि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सख्त गर्मी में भी ये मुझे बाहर बिठाए रखते थे, जून जुलाई के महीने में। तो मैं बाहर जाता था और यहाँ से 6 किलोमीटर मेरे घर से दूर इनका ऑफिस था, तो मुझे बाहर बिठाए रखते थे, ये भी और DCO भी। तो मैं कहता था आप क्या लोगों को इंसान नहीं समझते? तो ये बस चुप हो जाते थे और बस मुझे बिठाए रखते थे। वो जो कहते थे कि जी ब्लैक बोर्ड पे भी लिखना होता है, किताब खोल के भी पढ़ाना होता है, इंस्ट्रक्शंस भी देनी होती है, होमवर्क भी चेक करना होता है। तो उसका क्या जवाब था आपके पास? मैंने इन्हें बताया कि मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख सकता हूँ आराम से, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है इस बारे में। लेकिन उन्होंने CEO ने मुझे कहा, रियाज साहब थे उस टाइम CEO, तो उन्होंने कहा मुझे आप एप्लीकेशन लिख के दिखाएं। तो बड़ी मुझे जॉबफुल लगी उनकी बात। मैंने फिर भी 2 लाइनें लिखी, तो दूसरी लाइन के बारे में कहते ये एक लाइन आपकी तिरछी है। मैंने कहा सर, देखने वालों में और ना देखने वालों में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन मैंने स्कूल के बच्चों को पढ़ाना, उनको लिए तो 1-2 लफ्ज या 1 लाइन लिखना ही काफी होता है, क्योंकि 4 क्लास 5 क्लास के बच्चे होते हैं, उनके लिए बड़ा इजी होता है उन्हें बताना सिर्फ। अच्छा, तो कामरान भाई, लेकिन जो सवाल का दूसरा हिस्सा था, उनका जो होमवर्क आएगा आपके पास, तो उसको चेक करने की क्या तरीका होगा, क्या मैकेनिज्म होगा? सर, हमारे पास ये सॉफ्टवेयर होते हैं, हम उसमें मोबाइल में सॉफ्टवेयर वो डाल लेते हैं, बिजली प्लेयर होता है, ठीक है। वो हमें बताता है पढ़ के कि ये चीज लिखी हुई है, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, चाइनीज, हर उसमें सॉफ्टवेयर में मौजूद है हर चीज। तो वो पढ़ के उन्हें बताती है। और वैसे भी अगर इनको थोड़ी सी वो हो, तंगी हो, तो हम वो घर जाकर भी चेक कर सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं, इजी है। और हर चीज को उसका नाम क्या करने के लिए कोई दूसरी टेक्निक इस्तेमाल कर ली जाती है। ये हर काम में यही काम किया जा सकता है। अच्छा कामरान भाई, अब एक सवाल ये बनता है कि अब जैसे हम यहाँ पे 3 बैठे हुए हैं, मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी मुश्किल का सामने करना पड़ता है ना, तो बंदा कहता है यार छोड़ो यार, कौन इस मसले में घुसे, ठीक है। अब आप जैसे आप कह रहे हैं कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, जाहिर है कि पैसों का भी मसला था, आपने यहाँ पे जॉब अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गए। अब ज्यादातर लोग, मेरा ख्याल है कि शायद 99% लोग
उसके बाद कोर्ट नहीं जाएंगे, वो कहेंगे यार अब नहीं हुआ। ये तो 7 साल गए, नहीं हुआ। आपने 7 साल ये जंग लड़ी है, ये हिम्मत कहां से आई सर? सर ये अल्लाह ताला की दी हुई कुव्वत थी, और मैं हर चीज में डिटरमिन हूँ। कोई भी चीज होता है उसे अपने पूरे इरादे के साथ करता हूँ कि हिम्मत नहीं हारता मैं, क्योंकि अल्लाह ताला के दी हुई ताकत है इंसान को कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक बंदा दूसरा ना हरा दे, जब तक मैं पूरी उम्मीद ना हो जाता कि मैं हार गया हूँ, जब तक मैं हार नहीं मानता तो चलता रहता हूँ। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई एक तवानाई है, एनर्जी है, दोस्तों की दुआएं हैं और बहुत से रिश्तेदार और वालदैन की दुआएं हैं इसमें। मैं लगा रहा बिल्कुल, और सख्त गर्मी, अकेला जाता था बिल्कुल, कोई नहीं। बाज दफा होता था मैं सुबह ही सुबह कोर्ट लगती थी तो मैं जाता था, बाज महीने में 2 दफा भी पेशी होती थी, तो बाज दफा ये होता था कि लेफ्ट ओवर केस हो जाते थे जी बिल्कुल, वापस मुड़ना पड़ता था। तो लेफ्ट ओवर इतने केस हुए, लेकिन मैं यही कहता था कि इसमें अल्लाह की बेहतरी है, इसमें अल्लाह की बेहतरी है। तो अल्लाह ताला ने आज बेहतर ही किया है। तो मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा और यकीन है। मुझे अल्लाह से बहुत बहुत ज्यादा आपको बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। मेहनत तो लगी इतने सारे, लेकिन आप कामयाब हो गए। अब महकमा तालीम का चेहरा मैं देखना चाहता हूँ इसके बाद। वो ब्रेल के पीछे छुपे हुए हैं, वो शायद उनको अपना चेहरा वक्फा ले कैसे देखेंगे, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और आपने पिछले सेगमेंट में कहानी सुनी मोहम्मद कामरान की कि उन्होंने जो स्ट्रगल की, और अदालती स्ट्रगल जो है वो बग़ैर पैसे के नहीं हो पाती, बहुत पैसा भी चाहिए होता है, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और जैसे उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनका केस जिन्होंने लड़ा वो हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल हुसैन साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। इन्होंने इनका केस लड़ा। वेलकम टू द शो सर। इकबाल साहब, इंसाफ बहुत महंगा होता है पाकिस्तान में, और ख़ुसूसन किसी भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के लिए। ये केस आपके पास आया तो उनके पास तो पैसे भी नहीं थे, तो कैसे सपोर्ट किया? इन्होंने सिर्फ मुझे जो रेट का टाइम, वो जो खर्चा था ना, जो सिर्फ वही मैं लिया इनसे। बाकी तमाम 7 साल मुताबिक इनसे केस लड़ता रहा हूँ। कोई इनसे पैसा नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया। सिर्फ जो रेट का 1,500-2,000 रुपये या 3,000 रुपये खर्चा होता था वो इससे लेता रहा हूँ। अच्छा, तो आप ऐसे में डबल बेंच का भी मैं गया हूँ, वहाँ भी सिर्फ 2 स्टाम्प दे के दिए उन्होंने। बाकी मैं इनसे कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं लिया। अच्छा इकबाल साहब, ये जब केस आपके पास आया, जिस तरह का ये केस था, तो आपको लगता था कि ये इवेंचुअली इस तरह कल्मिनेट होगा, इतना अच्छा प्रोग्रेसिव फैसला? मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद थी कि मैं ये केस विन करूंगा इंशाल्लाह ताला, और विन किया मैंने। 7 साल लड़ा हूँ रेट में, और इसके बाद डीबी में भी गया हूँ। डीबी में भी अल्लाह करम हुआ है कि इसके बच्चे का केस मैंने जीता है। अच्छा इकबाल साहब, और फिर जी हाँ जी जी, अब जाहिर है मतलब माजरत के साथ अक्सर कहा जाता है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो आपने मतलब सिर्फ जो खर्चा होता है मामूली सा वो आपने लिया, और आपने, आप जैसे आप कह रहे हैं, आपने ये भी फैसला किया कि आपने ये केस लड़ना है कम वोट में। ये फैसला क्यों किया आपने? ये इसलिए कि मेरे पास अल्लाह का शुक्र काफी केसेस थे। मैं सर्विस करता हूँ सर, पंजाब सर्विस सुप्रीम कोर्ट में, एनआरसी में, लेबर कोर्ट में। लेकिन ये मेरा हिलीला किया काम, क्योंकि एक अंधे शख्स को नौकरी देना, और वो इसको फिर मैंने ये भी एक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट थी जी, वो हमारे लिए बहुत सारा, उन्होंने बहुत खूबसूरत जजमेंट दी थी जिस पर ये जजमेंट दी है। और मैंने तकरीबन इस काफी 16-17 टीचरों की जजमेंट भी थी जो काम कर रहे थे, उसका रेफरेंस में दिया। तो ये जब आपके पास आए थे मोहम्मद कामरान, और तो क्या कह रहे थे आपसे, वो क्या चाहते थे? बस ये मेरे बच्चे का थोड़ा सा सलाम दुआ थी मेरे पास। इसने कहा जी मुझे ऐसे इतनी तालीम हासिल की है, मैंने इम्तिहान पास किया, लेकिन मुझे लोग नौकरी नहीं दे रहे। मैं अगर रब से मदद मांगो और आ जाओ मेरे पास। फिर मैंने लड़ता रहा हूँ। अच्छा, तो डाल साहब, इस तरह के अब ये जो केस है, आपने वो एक पिछली जजमेंट का भी मंसूर अली शाह की, ये जो अभी फैसला आया है, आपकी नजर में ये एक नसीर, एक प्रेसिडेंट बन सकता है इस तरह के? क्यों नहीं बनेगा?
जी। इस तरह के तकरीबन सैकड़ों केस हैं जी। सैकड़ों हजारों हजारों। इस वक्त नाबीना लोग बैठे हुए हैं लाहौर में, एजुकेट भी किए हैं, बिल्कुल। सीआईए के पास भी गए हैं, लेकिन ये नहीं मानते नहीं थे। फिर ये जस्टिस साहब की बहुत मेहरबानी जो आईसी में उन्होंने मुकम्मल डिटेल के साथ ये जजमेंट लिखी है, और ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट उन्होंने बड़ी डिटेल पूरे वर्ल्ड की साइटेशन पेश करके जजमेंट दी है। इकबाल साहब, तो ये महकमा तालीम का जो रवैया है, ये क्या माशरे का मुँमी रवैया है कि हम बिल्कुल नहीं सर, ये इनका रवैया बिल्कुल जालमान है। ये जब इसको टीचर होते हैं, प्राइमरी टीचर या एसएसटी, जब डीओ बनते हैं या सीओ बनते हैं, ये अपने को नाखुदा बना लेते हैं अपने आप। बिल्कुल छोटे मुलाजिम को ये कमी कमान समझते हैं। लेकिन मैंने इस बच्चे की खातिर लड़ता रहा 7 साल के बाद इसको रिलीफ मिला है। तो इकबाल साहब, महकमा तालीम ने अपनी अच्छी जजमेंट मंसूर अली शाह साहब के बाद फिर उन्होंने अपील की। उन्होंने अपील में क्या कहा? यही कहा कि ये ब्लैक नहीं लिख सकता, ये अंधा है, ये फलां। इन्होंने उन्हें अपने जो बहाने ना जो एडवोकेट जनरल ने बहुत किए हैं। तो जस्टिस साहब ने कोई सबूत मांगा, मतलब केस के दौरान? क्योंकि जाहिर है अगर महकमा तालीम ये कह रही है और ये मतलब सुनने में तो सब बात समझ में आती है। मुल्तान में, फैसलाबाद में 4 प्रोफेसर हैं, 11 टीचर हैं। मुझे उनकी अपनी मैंने रिट के में लिखा था कि इतने इस वक्त नाबीना लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। कितने आपने बताए थे सर, कितने काम कर रहे हैं? 14 करीब। मुल्तान यूनिवर्सिटी में 2 प्रोफेसर हैं, कई स्कूलों में टीचर हैं, फैसलाबाद में टीचर हैं, नाबीना हैं। तो वो भी तो महकमा तालीम पंजाब के ही मुलाजिम होंगे, तो महकमा तालीम क्यों ब्लाइंड हो गया? जिद पर है, सीईओ साहब जिद पर आए हुए थे, मैं इसको नहीं अपॉइंटमेंट होने दूंगा। नहीं करना तो बस नहीं करना ना सर। सर ने कह दिया, आप सर के साथ क्यों झगड़ा कर रहे हैं? यही है ना, साहब ने कह दिया। बिल्कुल। तो लेकिन मैं लड़ा रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं इसको कहा कामरों को, मैं अल्लाह करम करेगा, मैं आपको ये जॉब लेकर दूंगा, और अल्लाह ने मेरी बात की है। क्या बात। तो इकबाल साहब, ये जो अब लाहौर में आए दिन हम देखते हैं कि बसारत से महरूम जो अफराद आकर के धरना दे देते हैं, तो ये जो कोटा होता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का, वो कोटा, जी, तो उसमें कोटा जितनी अपॉइंटमेंट होगी जितने उसमें 2% अपॉइंटमेंट इसको दी जाएगी। तो वो होता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल होता है जी, नोटिफिकेशन है इनकी। अच्छा, तो इकबाल साहब, अब ये एक क्योंकि अक्सर हमें कॉल्स भी आती हैं इस शो पर, और एक कॉल जो मुझे याद है, उनका नंबर भी है हमारे पास, फैसलाबाद से कॉल आई थी, और वो मतलब नाबीना तो नहीं है, लेकिन वो टांगों से माजूर है, व्हीलचेयर में है, और वो बार बार अप्लाई कर रहे हैं इसी कोटा के लिए, और बार बार उनको कोई पता नहीं कोई कहानी सुना देता है, उसको वहां से तनख्वाह देते हैं। अरे ये नहीं है, बल्कि मैं यहाँ डॉक्टर भी हैं मेरे पास, 2 डॉक्टर ऐसे हैं, डॉक्टर स्टार, वो 19 स्केल में रिटायर हुए हैं, अब 20वें स्केल के उनके ट्राई, और एक मेरे पास डॉक्टर और भी है, मैं 2, अब भी वो भी उनके साथ भी ज्यादती हुई थी, उनकी एक टांग बिल्कुल खराब है, लेकिन वो भी 20वें स्केल की बजाय 19 स्केल में रिटायर हुए, अब 20 के स्केल के लिए उनकी ट्राई कर रहा हूँ। तो इकबाल साहब, ऐसे जैसे ये जो फैसलाबाद वाला केस है, आप उनको क्या राय देंगे कि वो कोर्ट से रजू करें, वकील कराएं? कोर्ट से रजू करें। ठीक है। अच्छा, कोर्ट से रजू करें। आपके ख्याल में हमारे ऑनरेबल जस्टिस कुछ ना कुछ इन ख्याल करते हैं। ठीक है इकबाल साहब, आपके ख्याल से ये जो अब फैसला आया है डिविजनल बेंच का, इससे अब तसल्ली हो जाएगी महकमा तालीम की, या वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी? नहीं तो जनाब, ऑनरेबल जो जस्टिस है मंसूर अली शाह, उनको ये जाए उनके पास, वो इनको सजाएं देंगे। बिल्कुल ठीक, सही बात। इनको सजाएं देंगे, जेल भेजेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया साहब आप करने का, और आपने सुना वकील साहब के दोनों इंस्पायरिंग। शुक्र है कि किसी अच्छे मौजू पर बात करने का मौका मिला है, मुझे तो इस बात की भी खुशी। हाँ, वरना तुम पीडीएम पे बात करना चाहिए। नहीं, वरना वही कत्लो गारत ही चल रहा है, वो तो वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद भी चलेगा।
वेलकम बैक। यहाँ हम नाजिम जोखियों के लिए इंसाफ मांग ही रहे थे कि एक और केस मंजर आम पर आया है। कल रात समाजी कारकुन और सहाफ़ी मोहम्मद ज़ादा की लाश मलाकंड के कुशाका कोट इलाके से बरामद हुई और लाश पर गोलियों और तशद्दुद के निशानात थे। CCTV फुटेज भी अब हमारे सामने आ गई है और इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद ज़ादा एक गली में दाखिल होते हैं और उनके पीछे कुछ सेकंड बाद मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल आती है, रुकती है, एक शख्स वहाँ से उतरता है, चादर पहनी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो गोली चलाते हैं। आपको गोली की मजल फ्लैश इस CCTV फुटेज में नज़र आती है। मोहम्मद ज़ादा कौन थे? ये एक वहाँ के एक मकामी अखबार के लिए भी काम करते थे और समाज में जाने जाते थे कि एक बहुत सरकर्दा कारकुन थे। अपनी आवाज़ उठाते थे मुनशियात के ख़िलाफ़। हमारे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे मुराद अली ख़ान मलाकंड गए, वहाँ पर मौके पर गए और हमें अभी केस की तफसीलात भी बताएंगे और वहाँ पर जो उन लोगों ने आज मुजाहरे किए हैं इन कातिलों की गिरफ्तारी के लिए, उनके तासुरात भी हमारे साथ शेयर करेंगे। सुनिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला मलाकंड में मौजूद हूँ और ये अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता सब स्काकोट के इलाके कॉलेज कॉलोनी में पेश आया है, जहाँ पर जो सोशल एक्टिविस्ट है मोहम्मद ज़ादा, उसको कत्ल कर दिया गया है। और जब हमारी बात इलाका माहिदीन से हुई तो उनका कहना था कि मोहम्मद ज़ादा अपने दोस्तों के साथ अपने आबाई गाँव आगरा गया था और वापसी पर वो जब घर जा रहा था तो घर के करीब उनको निशाना बनाया गया और उसको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो इलाका माहिदीन थे वहाँ पर काफ़ी गम का समा था और इलाके में एक शोक का समा था। उसके बाद जो सियासी और समाजी कारकुन थे उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया और आज पूरा दिन जो स्काकोट मेन GT रोड है उस पर एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में जो है जितने भी स्काकोट और बड़खेला के सियासी और समाजी कारकुन थे वो उसने बड़ी तादाद में उसमें शिरकत की और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। तकरीबन 5 से लेकर 6 घंटों तक जो स्काकोट पेशावर सड़क है उनको हर किस्म ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया गया। इस वाक़े के बाद जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान है उन्होंने एक्शन लिया और जो मुतल्लिक़ा डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर है उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। इसके बाद क्या सूरत हाल है इस वक्त हमारे साथ इस मलाकंड बड़खेला के जो ताजर सदर है अरशद खान वो भी मौजूद है, हमारे साथ मकामी सहाफ़ी गवर साहब भी मौजूद हैं। आइए मज़ीद इनसे जानते हैं, उन्होंने भी एहतजाज में आज शिरकत किया है। अरशद खान, ये सबसे पहले ये बताएं कि मोहम्मद ज़ादा को आप किस तरह जानते थे और उसके हवाले से थोड़ा सा बताएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद ज़ादा को मैं तकरीबन 2-3 सालों से जानता था। ये असल में ठंड वंड आगरा का रहने वाला था और ये माइग्रेट कर चुका था स्काकोट, और स्काकोट में ये सोशल एक्टिविस्ट था और हमारे इलाके में काफ़ी मसाइल है। लेकिन मोहम्मद ज़ादा अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा नौजवान था जो मनशियात के ख़िलाफ़ हर जुलूस, हर एहतजाज और कुली कचहरियों में बाज़ाब्ता तौर पर वो इस चीज़ की निशानदेही करता था कि हमारे इलाके स्काकोट में मनशियात की जो नौजवान नस्ल इनसे मुतासिर हो रही है, उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। और ये बात वो खुलेआम कहता था कि इन मनशियात परोशों के साथ हमारे मलाकंड के इंतज़ामिया और लीवीज़ एहलकार बिल्कुल मुलव्वस है, क्योंकि वो जब भी कहता था साफ बात कहता था और बिल्कुल मुँह पे कहता था कि यहाँ पर हम जब ताने जाते हैं तो अक्सर उन लोगों को वहाँ पर देखते हैं जो मनशियात फ़रोख्त करते हैं और जो नौजवान नस्ल को इन तबाही के रास्ते पर डालते हैं। और जब भी इंतज़ामिया ऑफिसर के पास जाते हैं वही लोगों को देखते हैं, वही लोग उनके साथ उठते बैठते हैं और यही उसका नतीजा निकला कि आज कल रात को तकरीबन मेरे ख्याल में ये 2 वाक़यात हुए हैं। 2 नौजवान कत्ल हुए, एक उमर हयात जो यूथ कौंसल ज़िला कौंसल का मेंबर था और दूसरा मोहम्मद ज़ादा, जिनको घर के सामने ही बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। हम उसकी जितनी भी मजम्मत करें मेरे ख्याल में वो कम है। अच्छा, ये बताए, जिस तरह आपने कहा कि ये कुली कचहरियों में ख़ासतौर कुल की बात कर रहे थे, तो अक्टूबर के महीने में जो मस्जिद में कुली कचहरी हुई थी इसकी जो वीडियो है वो काफ़ी वायरल हुई थी और उसके बाद जो है ये वाक़या भी
कह रहे कि सामने आया है, तो आप क्या समझते थे कि इसके बाद इसको कोई आपसे कोई बात हुई इसका कि कोई इसको ख़तरा था किसी से कि नहीं? वाकई वो तो खुल के बता रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ बताया था कि मुझे कुछ किसी से ख़तरा है, या सोशल मीडिया पे कुछ उन्होंने कहा था? उनके आईडी पे ख़ुद ही उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पर डीसी मलाकंड का नाम लेकर बल्कि लिख कर उन्होंने शेयर की है। और जब आपने मस्जिद की बात की तो उस मस्जिद में मलाकंड डीसी मलाकंड अल्ताफ़ शेख भी मौजूद थे, फवाद खटक भी मौजूद थे। उन्होंने जब बात की तो उन्होंने बिल्कुल खुलेआम ये बात कही थी कि इसमें वो लोग मुलव्वस हैं जो हमारे लीवीज़ इंतज़ामिया के साथ उठते बैठते हैं, और उनको थ्रेट थी क्योंकि उन्होंने जो पोस्ट किया था वो इसी हवाले से किया था कि मुझे ख़तरात लाहक है। लेकिन मैं ज़िला इंतज़ामिया की इस पहल पे जितना भी उस पर भी मज़म्मत करूँ कम है, क्योंकि उन्होंने बार बार यही जिक्र किया था कि मुझे थ्रेट मिल रही है। जिस तरह आपने अरशद खान की बात ही सुनी, हमारे साथ मकामी सहाफ़ी है गौर साहब, इनसे जानते हैं। गौर साहब, ये बताएं कि यहाँ पर वाकई ये इलाका जो है मुंशियात का गढ़ बन गया है कि? मलाकंड में वैसे तो ये 1970 तक एजेंसी था, तो एजेंसी के वक़्त यहाँ तो खुलेआम फ़रोख्त हो रही थी जिस तरह दीगर कबायली इलाके है उसमें, मगर जब से ये ज़िला बन चुका है तो इसमें अब वही इतना तादाद में नहीं होता जितना पहले एजेंसी के वक्त में थे। और मोहम्मदज़ादा का काम ये था कि उन्होंने ख़ुद एक वीडियो में कह दिया था कि हमारे घर के 2 अफराद मुतासिर हुए हैं, इस वजह से वो मुंशियात के ख़िलाफ़ हर कुली कचहरी में जहाँ भी वहाँ उसे मौका मिलता था तो वो मुंशियात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता था, और इसके बैंड को छड़ दिया है। उसको सज़ा मिली हक़ और सच की। जी बिल्कुल, आप इस वक्त देख सकते हैं कि हम इस ज़िला मलाकंड में मौजूद है, और जिस तरह आपने गौर साहब की बात सुने कि ये पहला मलाकंड एजेंसी था और मलाकंड एजेंसी के बाद अब इसको ज़िला मलाकंड बना दिया गया है। लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद भी यहाँ पर पुलिस तैनात नहीं की गई, बल्कि जो लीविस है उसको भी पुलिस में ज़ब्त नहीं किया गया। तो ये इस इलाके का जो इलाके के आवाम है उनका भी ये एक दरीना मुतालबा है कि यहाँ पर पुलिस को तैनात किया जाए। जी आपने सुनी मॉरल ऑफ द स्टोरी जी, परिंदों के शिकार से किसी को ना रोकें, कसम और मनशियात जो फरोख्त कर रहा है उसके पीछे से गुजर जाए, बिल्कुल, वरना आप अपनी जान से गुजर जाएंगे। ये जो है कि चीफ मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया है, डीसी को मुअत्तल कर दिया, कुछ नहीं है, आप उसके खिलाफ इंक्वायरी करें, उसको गिरफ्तार करें यार। मतलब इंक्वायरी तो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बनती है, बिल्कुल वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बनती है। और यही है, देखिए अक्सर लोग कहते हैं ना कि नौजवान अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाते। अब आपको जवाब मिल गया है ना, आपको जवाब मिल गया है। आवाज़ उठाओगे तो आपकी आवाज़ ही बंद कर दी जाएगी। जहाँ तक मुनशियात के कारोबार की बात है, बिलखसूस इन इलाकों में ये यकीनन सच है कि ये दिहाइयों से ये कारोबार चल रहा है। एक बहुत बड़ा फ़र्क आया है इन द लास्ट 5-6 ईयर्स। पहले क्या होता था? चरस, अफीम, हेरोइन, अब आ गई है आइस, मेथएम्फेटामीन। पिछले ये अभी मैं कैपिटल सिटी पुलिस अफसर की भी एक बयान पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि शायद अपनी सिर्फ एक मखसूस इलाके में 400 किलो आइस बरामद हुई है पिछले साल। अच्छा, और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं ना, ये टिप की टिप भी नहीं है। अभी टिप ऑफ द आइस ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। और आपको पता है, और इसमें बहुत पैसे हैं, जाहिर है, और जहाँ पैसे होती है तो फिर आपको पता है वहाँ फिर जान का कोई मसला नहीं, वहाँ पे जान का कोई मसला नहीं होता। मोहम्मदज़ादा तो अपनी जान से गया, अब देखना ये कि कोई कानून हरकत में आएगा या नहीं आएगा। और एक वक्फा ले लेते हैं और नाज़िम जोखियों के जो केस में अपडेट्स हैं वो देंगे। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे नाज़िम जोखियों की, जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते जो है मलीर के जाम हाउस, जो कि पीपल्स पार्टी के MNA जाम करीम और जाम अवैस की मिल्कियत है, वहाँ बेईमाना तशद्दुद करके सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने उनके मेहमान अरब शिकारियों को शिकार से रोका था। केस दर्ज हुआ। उसके बाद कल हमने वकील से भी बात की, उनके भाई का भी आपको बात सुनाई, जिन्होंने कहा कि उन्हें किस तरीके से नाज़िम जोखियों को वहाँ रखा गया। पुलिस को मुआयना नहीं करने दिया जा रहा था, मगर आज जो है जो जज साहब हैं जिन्होंने रिमांड दिया है जाम अवैस का, उन्होंने
जोखियो फैमिली की ये इस्तदा मंजूर की है कि जाम अवैस के जो बड़े भाई हैं जाम करीम जो MNA हैं उनका नाम भी FIR में शामिल किया जाए और साथ ही साथ कत्ल के अलावा अगवा की जो दफ़ा है वो भी शामिल की जाए 356 PPC। उसके बाद पुलिस हरकत में आज आई है, वहाँ अंदर उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था। आज वहाँ उन्होंने जाम हाउस पर रेड किया है, उस जगह का मुआयना रिपोर्ट बनाई है और फोरेंसिक एविडेंस मिला 6-7 दिन के बाद। नहीं, वो तो उन्होंने जो लाठियाँ थी जिनसे मारा गया, स्टिक्स, वो तो कब्जे में ले चुके हैं ऑलरेडी। तो 3 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया, इसमें वो भी शामिल है शख्स जिसने फ़ोन करके धमकियाँ दी थी उसको इस वीडियो के बाद कि इसको डिलीट कर दिया जाए। नाजिम जोखियो ने अपने कत्ल से पहले वीडियो ख़ुद भी की थी जिसमें उसने कहा था कि उसकी जान को ख़तरा है, मगर सिर्फ इस ट्रस्ट की वजह से कि जोखियो बरादरी के सरदार हैं ये, तो उनके अपने भाई अफजल जोखियो जिनका ताल्लुक़ ख़ुद पीपल्स पार्टी से है, वो अपने भाई को सिर्फ इस ज़मानत पे छोड़ आए कि वो सरदार के घर छोड़ कर आ रहे हैं, उसकी जान की अमान है। मगर जो कुछ उन्होंने किया उसके बाद, कल मैं सुन रहा था, आज भी बात हुई अफजल जोखियो से, उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि जिन पर मैं भरोसा कर रहा हूँ वो मेरे भाई के साथ ऐसे ही करेंगे। उनकी बेवा जो है उन्होंने कहा है कि वो इस केस को परसू करेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो केस अभी तक सही से जा रहा है। 11 तारीख को दोबारा जो है रिमांड के बाद जब जाम अवैस आएंगे, जाम करीम जो है बहरहाल अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, वो अंडरग्राउंड है और ज़ाहिर है इस्तदा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से ये हो सकती है कि जिस तरह उन्होंने जाम अवैस को मजबूर किया कि वो अपने आप को पुलिस को हैंड ओवर करे, उसी तरह जाम जो करीम है, अब्दुल करीम, उनको जो MNA हैं उनको भी जो है पुलिस के सामने सरेंडर करने का कहें, क्योंकि ये केस वही थाने तफ्तीश कर रहे हैं उनसे जो उनके इलाके में। हाँ, थाने वही हैं, लेकिन तफ्तीशी अफसर जो है वो जोखियो फैमिली की मर्ज़ी से बदला गया है, उनकी मर्ज़ी से आया है, और नाजिम जोखियो की जो फैमिली है उनकी मर्ज़ी का आया है। और दूसरा जो JIT बनी है उसमें भी जो नाजिम जोखियो की फैमिली है उनके कहने के मुताबिक जो अफसरान हैं उनको रखा गया है। फेडरल है प्रोविंशियल? ये अभी मेरा ख्याल है प्रोविंशियल है, लेकिन जो गवर्नर सिंध हैं इमरान इस्माइल साहब, वो भी उन्होंने भी मेरा ख्याल है कि हफ्ते के रोज़ इस पर बात की थी या 1-2 दिन पहले, मुझे याद नहीं है। और उस वक्त उन्होंने ये मुतालबा किया था कि वो वज़ीर आज़म से अपील करेंगे कि क्योंकि नाजिम जोखियो की फैमिली की को एतमाद नहीं था जो इब्तिदाई जो JIT बनी थी, और बिलखसूस जो उसको लीड कर रहे थे, हुक्मरान पार्टी के मेंबर भी हैं, तो उन्होंने ये पेशकश की थी कि फेडरल JIT बननी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि तब्दील हो गई है तो मेरा ख्याल है कि इसकी शायद उम्मीद है कि फेडरल JIT की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें एक बार फिर हमें ये बात करने पड़ रही है कि आप ह्यूमन राइट्स पर बहुत बातें कर सकते हैं, आप ट्वीट्स कर सकते हैं, आप कानून साजी भी कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर ग्राउंड पर कुछ नहीं होता तो इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं। और मैं कम से कम एक्सपेक्ट बिलावल से ये ज़रूर कर रहा था कि और कुछ नहीं, ठीक है आप इस्लामाबाद में, लेकिन आप ट्वीट करके, अच्छा ये कॉमन सेंस है कि फर्ज करें, ट्वीट तो आप रवांडा से भी कर सकते हैं। हाँ ना, मनी बाकी आप चीज़ों के ऊपर कर सकते हैं। एज अ पार्टी चेयरमैन आपको सोचना चाहिए कि अगर आप ये समझते हैं कि दोनों MNA और MPA बेगुनाह हैं, तो कॉमन सेंस का तकाजा भी यही होता है कि जब तक आपके दामन में से ये धब्बा ना धुल जाए हम आपको मुअत्तल करते हैं, बिल्कुल, उसके बाद यू आर मोस्ट वेलकम। यस ऑफ कोर्स, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस? कुछ नहीं, मंसूख ना करो, मुअत्तल कर दो। और ये अब वो AC और DC को भी तो मुअत्तल किया है ना, नहीं, अलामती तौर पे सोचें कि कल ज़राए करके कि जी हमें पीपल्स पार्टी के ज़राए से पता चला है कि वो जाम अवैस की जो रुकनियत है वो मुअत्तल हो गई है, तो ये ज़राए की खबरें जो है हमारे एटमी असासों की बात हो रही है ना कि ज़राए कैसे ये खबर, वो भी खबर गलत है। अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है, ना रुकनियत तक मुअत्तल नहीं हुई है। जम साहब को एक बार फिर हम बिलावल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, उन्होंने भी यकीन दिलाया है, वो गए भी थे फैमिली से मिलने के लिए, सईद गनी भी गए थे, कम अज़ कम आपकी पार्टी का जो है वो अफजल जोखियो जो बड़ा भाई है नाजिम जोखियो, वो आप ही की पार्टी का है, तो मत करें। और
कम से कम। और आप लोग ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा बात करते हैं, हाँ, फेडरल लेवल पे भी, हाँ, और वैसे भी, और इसलिए ज़्यादा सवाल भी पूछे जाएंगे फिर। हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल पूछे जाने भी चाहिए। जब आप किसी और मुल्क में किसी और जगह कुछ होता है तो आप बिल्कुल आते हैं कि नहीं जी इसकी ट्रांसपेरेंट तहकीकात भी होनी चाहिए और सारा कुछ। अगर इस मुल्क में भी किसी और जगह में होता है तो ये तो सबकी रूटीन है। एग्जैक्टली। और फिर ये जो धब्बा है कि जो वडेरा शाही है वो जो है सिंध में अपने मज़ारों को या अपनी बरादरी के जो लोग जो कि वेल इनकम जिनकी नहीं है या लोअर इनकम से ताल्लुक़ रखते हैं उनको बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर आप नहीं करेंगे तो उस दावे को मज़ीद तक़वियत मिलेगी और लोग बार बार फिर, और ये मामला ज़ाहिर है ख़त्म इस तरह नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि इंसाफ होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमारे मुल्क में ताकतवर के लिए इंसाफ और ये कभी ना भूलें कि ये तो एक वीडियो आपके सामने आई है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कभी सोशल मीडिया पर या मीडिया पर आती भी नहीं, और अगर ये भी वीडियो ना आती तो कुछ नहीं होता। वो पता लगता कि भाई एक नामालूम लाश मिली है। पुलिस ने तो कह दिया था 2 गिरोहों के तसादुम में एक। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसी पॉइंट पर इजाज़त लेते हैं। हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।